नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे सूरवीर योद्धा के बारे में जिन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह ही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव लगा दिए, लेकिन कभी भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन दोस्तों, महाराणा प्रताप को तो हमारे देश के लोगों ने सर आंखों पर बिठाया और उन्हें बिठाना भी चाहिए, क्योंकि वह ऐसे ही महान योद्धा थे। लेकिन दोस्तों, एक और हमारे देश में, हमारे राजस्थान के इतिहास में एक ऐसे ही योद्धा थे जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। उनके बारे में कहा जाता है, अणदगिया तुरी उजला असमर चाकर रहन न डिगिया चित सारे हिंदुस्तान तना सिर पाथल न चंद्रसेन परवित। मतलब अणदगिया तुरी, जिनके घोड़ों को कभी शाही दाग नहीं लगा। दोस्तों, घोड़ों को पहले दागने की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। वो इसलिए प्रारंभ की थी कि उन घोड़ों को दाग कर एक अलग पहचान बनाई जाती थी, जैसे किसी और घोड़ों के साथ वह मिक्स नहीं हो। जैसे किसी गर्म चिमटे से या किसी गर्म लोहे की कोई राड से घोड़ों को दाग दिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी पहचान अलग हो जाती थी। इसलिए कहा गया कि अणदगिया तुरी, जिनकी घोड़ों को कभी शाही दाग नहीं लगा। उजला असमर, जो सदा उज्जवल रहे। चाकर रहने न डिगिया चीत, मतलब जिनका मन कभी भी नहीं डिगमगाया इस शाही चाकरी के लिए, मतलब अकबर की गुलामी के लिए जिनका मन कभी भी नहीं डगमगाया। सारे हिंदुस्तान तनासिर, ऐसे सारे हिंदुस्तान के शीर्ष थे। पावत ने चंद्रसेन परवित, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन राठौड़। दोस्तों, आज हम उन्हीं चंद्रसेन राठौड़ के बारे में बात करेंगे जिसे राजस्थान के इतिहास ने, मारवाड़ के इतिहास ने, हमारे देश के इतिहास ने उन्हें भुला दिया, जिसी के कारण उन्हें भोला बिसरा नायक कहा जाता है। आज हम उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे विस्तार से कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को याद रखा गया और राव चंद्रसेन राठौड़ को भुला दिया गया, जबकि दोनों ही समकालीन थे, दोनों ने ही महान काम किए थे। दोस्तों, जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, राव चंद्रसेन मारवाड़ के महान शासक राव मालदेव के पुत्र थे, लेकिन राव चंद्रसेन सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। जबकि हमारे समाज में यह परंपरा रही थी, हमारे इतिहास, पितृसत्तात्मक इतिहास रहा है, उसमें यह नियम था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा। मतलब राजा की मौत के बाद अगला राजा उसका सबसे बड़ा बेटा बनेगा। लेकिन राव चंद्रसेन के समय में यहाँ पर उल्टा हुआ। राव मालदेव ने क्या किया कि अपने जो सबसे बड़े बेटे थे राम सिंह और उदय सिंह, उनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, जबकि राव चंद्रसेन उनसे छोटे थे, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके पीछे दो कारण थे। दोस्तों, राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है 1562 ईस्वी में। अब चंद्रसेन का दोस्तों जन्म हुआ था, चंद्रसेन का जन्म हुआ था 1541 ईस्वी में। और जैसे ये महाराणा प्रताप और अकबर के समकालीन थे, तो अकबर का हुआ था 1542 में और महाराणा प्रताप का हुआ था 1540 में। तो यह अकबर और महाराणा प्रताप के ही समकालीन थे। इनका जन्म 1541 में हुआ था। अब दोस्तों, राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है 1562 में। तो इन्होंने राम सिंह और उदय सिंह की बजाय चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि राव मालदेव की जो एक पत्नी थी, उसका नाम था स्वरूपदेव। स्वरूपदेव से इनसे काफी अच्छा लगाव था, काफी अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, जिसकी वजह से स्वरूपदेव ने राव मालदेव को अपने प्रभाव में लेकर, स्वरूपदेव का पुत्र था चंद्रसेन, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। मतलब जब ये बातें कर रहे थे किसी रात बैठ के उन्होंने कहा कि राजा जी, मेरा बेटा अगला उत्तराधिकारी बनना चाहिए। तो राव मालदेव ने कहा कि बस इतनी सी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं चांद पे भी साम्राज्य बना दूं। तो उन्होंने राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब दोस्तों, दूसरी कहानी ये कहती है कि जो राव मालदेव के जो और पुत्र थे, राम सिंह और उदय सिंह और राय सिंह, ये इतने योग्य नहीं थे जितना चंद्रसेन था। चंद्रसेन योग्य इसलिए था कि यह एक जुझारू व्यक्ति था, एक कुशल कूटनीतिक और राजनीतिक था और एक महान सूरवीर योद्धा भी था, जिसकी वजह से इनके राजा के गुणों को देखते हुए राव मालदेव जो एक महान शासक थे, उन्होंने इन गुणों को देखते हुए राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। अब दोस्तों, इतिहासकारों के इसमें अलग अलग मत है, लेकिन 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन शासक बनता है 1562 ईस्वी में। उस समय दोस्तों क्या हुआ था कि जैसे ये मारवाड़ है और मारवाड़ में जो सिवाना का दुर्ग है, उसका कार्यभार, सिवाना का दुर्ग पड़ता है बाड़मेर में, इसका कार्यभार चंद्रसेन को सौंप रखा था। इधर पूरा मेवाड़ है, इधर अजमेर है, इधर नागौर।
अब राव चंद्र सेन 1562 ईस्वी में जोधपुर आ जाता है सिवाना के दुर्ग को छोड़कर, क्योंकि मालदेव की मृत्यु हो चुकी है, तो चंद्रसेन शासक बनता है 1562 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों चंद्रसेन की दरबार में क्या होता है, एक दिन चंद्रसेन गुस्से में आकर एक चाकर की हत्या कर देता है। चाकर की हत्या करने के कारण जो वहां के जो सरदार थे, सामंत थे, वो नाराज हो जाते हैं और पहले से ही ये दुखी चल रहे थे। राम सिंह और उदय सिंह और राय सिंह ये चाहते थे कि हम सम्राट बने। तो दोस्तों इसी तरह से अंतर्युद्ध होता है, गृह युद्ध होता है और गृह कलेश होता है, जिसकी वजह से मारवाड़ की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। अब दोस्तों क्या होता है, मारवाड़ में गृह युद्ध छिड़ जाता है और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में कई युद्ध होते हैं। इसमें से राम सिंह हमला करता है चंद्रसेन के ऊपर, जो सबसे बड़ा बेटा था। राम सिंह इनके ऊपर हमला कर देता है। दूसरा उदय सिंह इनके ऊपर हमला कर देता है। उदय सिंह दोस्तों राव मालदेव के एक पुत्र का नाम था उदय सिंह, जबकि मारवाड़ में उसी समय शासक थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता। ये अलग अलग थे दोनों। तो दोस्तों इधर से राय सिंह भी हमला कर देता है। इस तरह से तीनों तरफ से राव चंद्रसेन के ऊपर हमले किए जाते हैं उत्तराधिकार के संघर्ष में। लेकिन दोस्तों राम सिंह को मारकर भगा दिया जाता है, राय सिंह को मारकर भगा दिया जाता है। तो अपनी अपनी जागीरों में ये वापस लौट जाते हैं। उदय सिंह बचता है। दोस्तों उदय सिंह मुकाबला करता है लोहावट में। लोहावट यहां पर पड़ता है, तो लोहावट में यह मुकाबला करता है। अब चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में झगड़ा होता है, तो उदय सिंह में इसकी हार होती है और चंद्रसेन जीत जाता है। लेकिन लोहावट में हारने के बाद उदय सिंह फलोदी चल जाता है। फलोदी जोधपुर में तहसील है, तो फलोदी चल जाता है और वहां पर युद्ध की तैयारी वापस से करने लगता है। लेकिन फिर चंद्रसेन यहाँ पर उठता है और उदय सिंह को हराने के लिए, मारने के लिए वापस फलोदी पहुंचता है। लेकिन इस गृह युद्ध में कुछ चतुर सरदारों ने मौका देखा और मौका देकर वो दोनों को समझाया कि इस गृह युद्ध में कोई फायदा नहीं है, जिसकी वजह से राव चंद्रसेन वापस जोधपुर आ जाते हैं और मारवाड़ में अपना शासन चलाने लगते हैं। अब दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है अकबर की। उस समय पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर अकबर का शासन था। तो अकबर तो ये ताक में था कि कहीं जैसे भी मारवाड़ और मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। अकबर की इस एंट्री में क्या होता है दोस्तों, यह जो चंद्रसेन के दोनों भाई थे राम सिंह और उदय सिंह 1564 ईस्वी में अकबर के पास पहुंच जाते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें राजा बना दिया जाए, हम तुम्हारी पूरे जीवन भर गुलामी करेंगे। दोस्तों अकबर तो यही चाहता था, क्योंकि मेवाड़ में राणा उदय सिंह उनके सामने सीना ताने खड़ा हुआ था। वह भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उधर मारवाड़ में राव चंद्रसेन उनके सामने सीना तान के खड़ा हो गया था। तो ये दोनों ही रियासतें उनके लिए, दोनों ही साम्राज्य उनके लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। दोस्तों ये है मेवाड़ और ये है मारवाड़। जैसे दिल्ली से, आगरा से अगर जाना है गुजरात एक व्यापारिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर पूरे अरब कंट्रियों से व्यापार चलता है और यह उस समय मुगल दरबार की अर्थव्यवस्था पे एक प्रमुख साधन हुआ करता था। तो अकबर को यहाँ पर घूमकर आने की बजाय उसे इन दोनों, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, इन दोनों को जीतना उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया था। तो दोस्तों मारवाड़ से चल जाता है राम सिंह और उदय सिंह, तो उसके लिए काफी फायदे का सौदा साबित हुआ। तो वह दोस्तों तुरंत हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मारवाड़ में अपनी सेना भेजता है और मेहरानगढ़ के दुर्ग को अपने अधिकार में कर लेता है। जैसे ही दोस्तों हुसैन कुली खां मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है, यह मेवाड़ रहता है। तो दोस्तों मारवाड़ पर जैसे ही अधिकार करता है तो क्या करता है राव चंद्रसेन, जालौर में एक किला है बहादुरजून के किले में वह आ जाता है और बहादुरजून के किले में आकर रहने लगता है और अपने स्वतंत्रता का बिगुल हमेशा बजाय रखता है। वह छापामार प्रणाली स्टार्ट करता है, कभी यहाँ से जंगलों से निकलकर यहाँ पर मुगलों की चौकी पर युद्ध छेड़ देता, कभी यहाँ से निकलकर यहाँ पर युद्ध छेड़ देता, कभी यहाँ से निकलकर उसकी रसद सामग्री लूट लेता। तो राव चंद्रसेन एक तरह से मुगलों के लिए, अकबर के लिए आंखों की किरकिरी बन गया था। तो दोस्तों उन्होंने राव चंद्रसेन को पकड़ने के लिए शाही सेना वापस से भेजी। तो यहाँ पर भेजे, बहादुरजून के किले को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन राव चंद्रसेन बहुत चतुर थे, वो यहाँ से निकलकर बाड़मेर में, जो पहले वो रह रहे थे सिवाना के दुर्ग में, तो वह सिवाना के दुर्ग में जाकर रहने लगे। दोस्तों सिवाना का दुर्ग क्या है, काफी पहाड़ी है और काफी जंगलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर पहुंचना ही काफी मुश्किल होता है। तो मुगल सेना के लिए, अकबर की सेना के लिए यहाँ पर सिवाना के दुर्ग में पहुंचना काफी कठिन हो गया था, जिसकी वजह से राव चंद्रसेन को पकड़ना उनके लिए काफी कठिन हो गया था।
और राव चंद्रसेन तुरंत यहाँ से निकलते यहाँ पर हमला कर देते, फिर यहाँ से निकलते छापामार युद्ध के द्वारा फिर निकलते कि अकबर की सेना को घुमा घुमा के उन्होंने मारा था, घुमा घुमा के उन्होंने मारा था, जिसकी वजह से इन्होंने लगभग पूरे वापस से केवल मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़कर वापस से इन्होंने पूरे अधिकार अपने क्षेत्र पर पूरा अधिकार कर लिया था। दोस्तों 1579 आते तक इन्होंने लगभग पूरे क्षेत्र पर इन्होंने वापस से अधिकार कर लिया था, केवल मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़कर। अब दोस्तों महाराणा प्रताप ने भी जैसे ऐसा ही किया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में जीतने के बाद वहां से निकलकर वह पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको काफी भारी नुकसान हुआ था और मुगलों को भी काफी भारी नुकसान हुआ था। पहाड़ों में निकलकर चले जाते हैं और चावंड को दूसरी राजधानी बनाते हैं। महाराणा प्रताप चावंड को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। इसमें दोस्तों गलती यह हुई कि महाराणा प्रताप भी चित्तौड़ को नहीं ले पाते हैं और चंद्रसेन भी मेहरानगढ़ दुर्ग को नहीं ले पाते हैं। इसमें महाराणा प्रताप ने तो दूसरी राजधानी स्थापित की और दोबारा से अपना नया सिरा दोबारा से स्टार्ट किया मुगलों के विरुद्ध, और दिवेर का युद्ध जीते, बहुत सारे युद्ध जीते और वापस से सभी अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी खोए हुए क्षेत्र थे उनको वापस से मिला लिए। लेकिन दोस्तों इसमें चंद्रसेन से गलती क्या हुई कि चंद्रसेन ने दोबारा से कोई नई राजधानी नहीं बनाई, और नई राजधानी क्योंकि उनके पास पैसों की काफी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो मारवाड़ के जो लोकल सामंत थे, सरदार थे मारवाड़ के, उनको लूटना प्रारंभ किया और धन का संग्रह करना, इकट्ठा करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से यह मारवाड़ के सरदारों के लिए काफी बुरे साबित हुए। कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर सन 1583 ईस्वी में मारा गया। किसी किसी किताब में लिखा है 1581, लेकिन दोस्तों 1541 में जन्म लेने के बाद लगभग 40 वर्ष की उम्र में इस महान योद्धा की मृत्यु हो गई। दोस्तों ऐसे नायक थे राव चंद्रसेन, जिन्होंने अपने मरते दम तक कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह महाराणा प्रताप के ही समकालीन थे और इन्होंने सारे काम भी महाराणा प्रताप की तरह ही किए थे। लेकिन दोस्तों यह प्रजा के प्रति इतने संवेदनशील नहीं थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, जबकि महाराणा प्रताप अपनी प्रजा के बहुत प्रिय थे। उनके राज्य में राम राज्य चलता था, जिसकी वजह से राव चंद्रसेन को बुला दिया गया और महाराणा प्रताप को हमारे देश के लोगों ने सर आंखों पर बिठा लिया। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।